जो चैप्टर 8 है कंपनी एनालिसिस फाइनेंशियल एनालिसिस का, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। अगर इसको इंटरेस्ट से पढ़ा जाए तो मजे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है चैप्टर 8 में। और सबसे पूरी बुक में सबसे ज्यादा मजा इसी चैप्टर को पढ़ने में आता है, एक से एक नई चीजें सीखने को मिलती है। ठीक है, तो अपन चैप्टर 8 में क्या क्या सीखने वाले हैं। रोल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इन फंडामेंटल एनालिसिस, consolidate and standalone result of company, how to read a balance sheet, how to read a profit and loss account statement, how to read a cash flow statement, importance of reading audit report and note of account, financial statement analysis using ratio and commonly used ratios। ठीक है, computation of due point analysis, importance of peer comparisons और need to track equity expansion, dividend, earning history of company, and last, important of studying the ownership structure and insider transaction। ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इन इंडिया द लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स फॉर्मेट दैट लिस्टेड कंपनी नीड टू मेंटेन एंड पब्लिश आर गवर्न बाय शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2030 एंड इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ए इंडिया। ओके, एज पर इंडिया AS1, इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओके, इसको याद रखिएगा कि स्टेटमेंट अपने को पब्लिश करना है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग और इंडिया AS1। ओके, as per India AS1, a complete set of financial statement that listed company need to publish including the following। ठीक है, तो क्या क्या चीजें इसमें होनी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस। तो अपने को बैलेंस शीट में क्या क्या देखने को मिलता है। असेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। जब अपन अपना बैलेंस शीट दिखा रहे हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तब तक हमारे असेट्स, लाइबिलिटी और इक्विटी की क्या पोजीशन है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट फॉर गिवन पीरियड। ठीक है, क्वार्टरली भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। India INDAS require the statement to also include other comprehensive income। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का भी स्टेटमेंट इसमें लगता है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है। अदर OCI इंक्लूड certain gain and loss on account of change in fair value of assets and liabilities। जब असेट्स एंड लाइबिलिटी का जो प्राइस ऊपर नीचे होता है, जो चेंजेस होते हैं, उससे OCI में गेन और लॉस होता है ना। इस मेन अब ये समझा जाए तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज के जो प्राइस ऊपर नीचे होते हैं उसे अपन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, that are required and permit to be not recognized as part of income and expense। इसको इनकम और एक्सपेंस में अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डर इक्विटीज,
shareholder equity refer to the fund that belong to shareholders. It can undergoes on account of various factors including profit earned, dividend paid, additional share issued, buyback and certain income and other comprehensive income. ठीक है. India INDAS recognize this statement as part of balance sheet. ठीक है. तो शेयर होल्डर इक्विटीज में क्या क्या देखते हैं अपन? प्रॉफिट कितना अर्न हुआ, डिविडेंड कितना पेड किए, एडिशनल शेयर कितने इशूड किए, बायबैक कितना हुआ, है ना, और सर्टेन इनकम एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. ओके. कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड अ समरी ऑफ वेरियस सोर्स एंड यूज ऑफ कैश. कैश फ्लो अपने को कहां कहां से प्राप्त हुआ और उस कैश का अपन ने क्या यूज किया, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है. फोर्थ होता है डिटेल नोट. एक्सप्लेन द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड ब्रेक डाउन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन फिनेंशियल स्टेटमेंट. डिटेल नोट यानी कि अकाउंटिंग पॉलिसी एंड ब्रेक डाउन, उसको डिटेल जो अपन फिनेंशियल स्टेटमेंट में करते हैं. ठीक है. कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज अपन ने फॉलो की और उसका ब्रेक डाउन क्या है. While presenting the financial information, company will have to provide comparable information for at least one prior period. Thus, every financial statement need to contain information for current period and the prior period. Company can disclose and provide comparative financial for longer period if they prefers. ठीक है. करेंट पीरियड का दे सकते हैं, लॉन्गर पीरियड का, जो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं. ठीक है. ऑन द की डिपार्टिंग फीचर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट रेगुलेशन इन इंडिया कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्सपेक्टेड टू मीन फॉर जर्नल पर्पस. ठीक है. जर्नल यूज होता है, कहां कहां यूज होता है. इट इज एक्सपेक्टेड टू सर्व डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस. पहला, शेयर होल्डर्स, लेंडर्स, एम्प्लॉइज, ट्रेड यूनियंस, गवर्नमेंट, वेंडर, जनरल पब्लिक. ये इतने लोग इनका यूज करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट का. ऑन द अदर हैंड मेनी कंट्रीज इंसिस्ट द फिनेंशियल स्टेटमेंट आर टारगेटेड एट देयर इन्वेस्टर्स. ठीक है. इन्वेस्टर्स भी फिनेंशियल स्टेटमेंट को एक अपना देखते हैं ना कि कैसा है उसका, तब तो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वही चीज है. अब ये स्टैंड अलोन फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेट फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है. इन द आई ऑफ लॉ एवरी कंपनी इज सेपरेट रजिस्टर्ड एंटिटी. तो कोई भी कंपनी है एक सेपरेट होती है. हाउएवर often we also come across situation where a company is owned and controlled by other company. अपन ने बहुत बार देखा है कि कंपनी जो है दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है या तो उसमें अपना ऑनरशिप रखती है अदर्स कंपनी में. उसका एक एग्जांपल है जियो प्लेटफॉर्म. जियो जो है, जियो प्लेटफॉर्म क्या है, एक सेपरेट कंपनी है. ठीक है. बट इट्स मेजॉरिटी ओन्ड एंड कंट्रोल बाय रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड. लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड. ठीक है. सिमिलरली टोयोटा किर्लोस्कर मोटर लिमिटेड है, इसमें मेजॉरिटी कौन ओन करता है, टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन जापान. ठीक है. ये दो कंपनीज के हो गए. सिंस each company is separate registered, each company prepare its individual financial statement. तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अलग होगा और जियो प्लेटफॉर्म का अलग होगा. वैसे टोयोटा किर्लोस्कर का जो मोटर लिमिटेड है इंडिया में, उसका स्टेटमेंट अलग होगा, है ना. However, in case of large group, this stand-alone financial statement can provide quite misleading. ठीक है. कई बार क्या होता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग भी होता है. कैसे, जो स्टैंड अलोन की बात कर रहे हैं, जैसे टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन है, वो जापान की कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में ऑपरेट होती है और हर कंट्री में अपना उन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी खोल के रखा है. इफ वी लुक एट स्टैंड अलोन फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, इट only shows sale of that independent entity.
सेल इन जापान, जैसे अपन टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन का अगर स्टेटमेंट देखें तो उसमें केवल अपने को जापान की सेल का पता चलेगा, ना कि पूरी दुनिया का, जैसे सेल ऑफ टोयोटा ग्रुप इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाइना, इंडिया, नॉर्थ अमेरिका एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डन थ्रू सब्सिडरी विल नॉट रिफ्लेक्ट इन सेल्स। तो केवल जापान की सेल का पता चलेगा। इंडिया में टोयोटा की कितनी सेल है तो उससे अपने को जापान की सेल का पता नहीं चलेगा, तो ओवरऑल अपने को स्टेटमेंट देखना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो अपन क्या करेंगे, टोयोटा मोटर्स का जापान का भी देख लेंगे, नॉर्थ अमेरिका, चाइना, इंडिया, सब पूरे सबको मिला के देखेंगे, तो वो हुआ कॉन्सोलिडेट फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसी कंपनीज के कॉन्सोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर होते हैं। In consolidate financial statement, all companies that are controlled by company are treated as a part of single group. It combines the financial performance of all group company together and present it as a part of single financial statement. तो जितनी भी उसकी कंपनीज है, सब्सिडरीज है या जो भी है, उस सबको इंक्लूड करके जो एक स्टेटमेंट सिंगल बनेगा फिनेंशियल, ठीक है, उसको अपन एनालिसिस करेंगे। It is important that one company can control another company by owning more than 50% of voting right. ठीक है, कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को कैसे कंट्रोल करती है, उसमें 50% वोटिंग राइट्स ले लेती है अपने पास, और बाय हैविंग द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, या तो अपने पास राइट रखती है कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो मेजर जितने भी ज्यादा लोग हो सके उनको हम अपॉइंट करेंगे। कंपनी दैट कंट्रोल अनदर कंपनी जनरली रिफर्ड एज होल्डिंग कंपनी। ठीक है, जैसे कंपनी रिलायंस है, लेकिन वो कौन सी कंपनी को कंट्रोल कर रही है, जियो को, तो उसको क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी। और पेरेंट्स कंपनी, तो रिलायंस उसकी पेरेंट्स कंपनी हुई। और द कंपनी दैट इज बीइंग कंट्रोल इज रिफर्ड एज सब्सिडरीज। तो रिलायंस कंट्रोल कर रहा है जियो को, तो वो सब्सिडरी कहलाएगा। ठीक है, in general, while analyzing a company for perspective of equity analysis, consolidate statement are generally prefer over a stand-alone financials. तो ऐसी कंपनीज में हमेशा अपन कॉन्सोलिडेट स्टेटमेंट को प्रीफर करते हैं, ना कि स्टैंड अलोन। दिस इज बिकॉज द लेटर प्रोवाइड अ मोर होलिस्टिक पिक्चर ऑफ ग्रुप कंपनी। जैसे कंसोलिडेट करेंगे तो अपने को पूरी कंपनी और उसकी सब्सिडरीज और जितनी भी कंपनीज में उन्होंने होल्डिंग रखी है उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, यहां तक सर क्लियर हुआ सर? बहुत इजी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है थोड़ा सा, इसको क्या है, रिवीजन जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर बनता है तो भी रिवीजन करिए, नहीं बनता है तो डबल रिवीजन करिए। Sometime there may be a situation that prevents a subsidiary company from distributing dividend to the parent company. तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे जियो ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो फ्रॉम वो अपनी पेरेंट्स कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों लिखा है इसने, दिस कैन अराइज व्हेन सब्सिडियरी कंपनी इज लोकेटेड इन जियोग्राफिक that strict capital controller where the subsidiary company has agreed under a debt convent to not pay any dividend to its shareholders। तो ये जियोग्राफिकल है ना। एक एग्जांपल मैंने बताया, जैसे टोयोटा है, टोयोटा इंडिया अपने डिविडेंड्स को टोयोटा जापान को नहीं दे सकती। ठीक है, जो भी इनका एग्रीमेंट है, कैपिटल कंट्रोल है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपनी कंपनीज अपने शेयर जो उनका पास है शेयर्स, उसमें वो डिविडेंड्स नहीं दे सकती। In such scenario, it is important to analyze stand-alone financial position of parents company to understand whether it can be fend for itself in time of crisis। ठीक है, SEBI regulation required listed company to publish consolidate financial statement on annual basis। ठीक है, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है
उनको सेबी ने क्या कहा है कि अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस करिए। ठीक है। इट ऑल्सो मैंडेट लिस्टेड कंपनी टू पब्लिश स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस। ठीक है। और जो लिस्टेड कंपनीज है उसको क्या कहा गया है कि अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप क्वार्टरली बेस में पब्लिश कर सकते हैं। इवन दो इट इज नॉट मैंडेटरी, सम कंपनी वॉलंटरी पब्लिश देयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन क्वार्टरली बेसिस। जो कुछ कंपनीज क्या होती है वो वॉलंटरीज अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली बेसिस पे पब्लिश करती है। Equity analysis find it challenging to analyze group who do not publish consolidated quarterly number। अब ऐसी कंपनी जो अपना कंसोलिडेट क्वार्टरली नंबर्स को पब्लिश नहीं करती है, तो इक्विटी एनालिस्ट के लिए क्या प्रॉब्लम होती है, ऐसी कंपनी को एनालिसिस करना। सिंस टाइम गैप बिटवीन टू एनुअल रिपोर्ट आर ऑलमोस्ट अ ईयर। ठीक है। एनालिस्ट विल हैव टू ऑफन contained with dated information if consolidate quarterly number are not filed। ओके। अगर कंसोलिडेट क्वार्टर नंबर उनके पास नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इक्विटी एनालिस्ट को यानी कि अच्छे से रिसर्च करना, है ना। अब बैलेंस शीट क्या होता है? द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इज प्रिस्क्राइब अंडर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। उसको याद रखिए, फिर आगे आइए। इन एडिशन, इन IND AS 1 required that company should also report change in shareholder equities। तो कंपनी में जो शेयर होल्डर्स की इक्विटीज में जो चेंज हुए हैं उसको भी पब्लिश करना है, विच शो वेरियस मूवमेंट इन शेयर होल्डर्स इक्विटीज। द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय कंपनी एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल इंडस्ट्री एक्सपेक्ट दोज दैट हैव सेपरेट रिक्वायरमेंट एज पर द रेगुलेटर ऑफ रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। Thus, banking, insurance, and utilities company follow a different format prescribed by respective industry regulation। The exhibits so below show that consolidate balance sheet of Bharti Airtel for financial year ending 31 मार्च 2019। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि बैंकिंग इंश्योरेंस के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स है जो भी उनके रेगुलेटर प्रोवाइड प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, ये स्टेटमेंट है भारती एयरटेल का। और अगर आप चाहे लेटेस्ट स्टेटमेंट देखना तो आप कोई भी बिजनेस न्यूज चैनल, बिजनेस पेपर या बिजनेस न्यूज के वेबसाइट में जाएंगे तो इस टाइप के स्टेटमेंट आपको लेटेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिनेंशियल स्टेटमेंट है, यहाँ पे करंट असेट दिखाया गया है, ये करंट असेट्स है। टोटल असेट्स यहाँ बताया गया है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज यहाँ बताया गया है। ठीक है। करंट लाइबिलिटी बताया गया है, नॉन करंट लाइबिलिटी बताया गया है, टोटल लाइबिलिटी बताया है, और नीचे बताया है टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी। उसको पूरा डिटेल में बताया गया है। ठीक है। कितनी बोरोइंग की उन्होंने, इन्वेस्टमेंट कितना है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट कितने हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, इनकम टैक्स असेट्स कितने हैं, डिफर्ड टैक्स असेट्स कितने हैं। ठीक है। तो इसके पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद और अच्छे से समझने में अपने को हेल्प मिलेगी। कॉमन बैलेंस इन लाइन आइटम्स, पहला होता है असेट्स। असेट्स यानी जो हमारा है, जिससे हम, जिसको अपन कभी भी बेच के पैसे निकाल सकते हैं, है ना। Assets represent items that are expected to provide future benefit। However, as per the generally accepted accounting principle, a company can recognize only those assets which are quantifiable in monetary term and have to have been paid for। जिनका मॉनेटरी टर्म में प्रॉफिट दिखना चाहिए, ऐसी चीज ना हो कि उसको बेचे तो कुछ मिलना ही नहीं है। इन जनरल an entity cannot recognize self generated assets such as own brand name। तो ओन ब्रांड नेम को बेचने से क्या मिलेगा? जैसे अब यस बैंक एक ब्रांड था, अभी उसकी क्या वैल्यू है? DHFL फ्यूचर ग्रुप, जो फ्यूचर बाजार था एक समय,
तो ऐसी चीज जिसको बेचने से मॉनेटरी टर्म में अपने को प्रॉफिट मिले, असेट्स। ऐसा नहीं है कि ब्रांड नेम का नहीं होता है, होता है। द असेट्स ऑफ कंपनी आर क्लासिफाइड इनटू करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। तो दो टाइप के असेट्स होते हैं, करंट और नॉन करंट। नॉन करंट असेट्स रिप्रेजेंट असेट दैट आर लाइकली टू गिव बेनिफिट ओवर द लॉन्ग टर्म। नॉन करंट असेट्स क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म लंबे समय तक अपने को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इन जनरल ऑल असेट अदर देन करंट असेट्स आर नॉन करंट। करंट असेट्स के अलावा जो भी चीजें असेट्स में है वो सब नॉन करंट लिस्ट में आती है। करंट असेट्स रिप्रेजेंट असेट दैट आर लाइकली टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन विद इन वन ऑपरेटिंग साइकिल्स। करंट असेट्स क्या होता है, जिससे कंपनी को वन ऑपरेटिंग साइकिल्स में बेनिफिट हो। ठीक है। इसका टेन्योर कितना होता है, 1 ईयर। 1 साल के भीतर जिस असेट्स को बेचने से कंपनी को बेनिफिट हो, है ना, उसको दिस असेट्स आर फर्दर ब्रोकन डाउन। अब इन असेट्स का डिटेल में बताया गया है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये नॉन करेंट्स है। दिस इंक्लूड असेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, अदर सिमिलर। दिस असेट्स आर नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। India AS allow a company to use revaluation based model where the assets are periodically revalued and shown at revised value. Your choice to apply revaluation method should be applied for entire assets class. In the above exhibit, the value of PP as on 31 मार्च 2019 was 815 बिलियन रुपीज। तो 2019 का जो ये स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें नॉन करंट असेट्स की वैल्यू कितनी है, 889। ठीक है टोटल। और यहां कितना दिया है, उतना ही दिया है, 815, सॉरी 815। नॉन करेंट 815 कहां पे दिया है ये, इन्वेस्ट नहीं नहीं पीपी, सॉरी यहाँ पे 815, यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 815 यहाँ पे लिखा है, देखिए ये। और थोड़ा सा मिस्टेक, ये नहीं कि धुंधला दिख रहा होगा, ये हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो नॉन करंट असेट्स है। ठीक है। कैपिटल वर्क इन फ्लो, this represent PPE that are currently under construction, not ready for operation. When the assets are completed or ready for operation is transferred to PPE. कैपिटल वर्क यानी कि कोई बिल्डिंग तैयार हो रही है या नया कोई प्लांट तैयार हो रहा है जो कंस्ट्रक्शन में है, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है। अंडरस्टैंड, यहां तक समझ में आया सर? ओके। गुडविल, गुडविल क्या होता है, अब इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताया। गुडविल अराइज व्हेन कंपनी एक्वायर अनदर बिजनेस। जब कोई कंपनी दूसरे बिजनेस को एक्वायर करती है, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पेड बाय अ कंपनी ओवर द अबव द फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू से जो ज्यादा अमाउंट पेड करती है कोई भी कंपनी दूसरी बिजनेस को एक्वायर करने के लिए, वो गुडविल होता है। जैसे भारतीय एयरटेल ने टीगो रवांडा लिमिटेड को 3,200 करोड़ में खरीदा था 2018 में, लेकिन उसकी रियल वैल्यू कितनी थी, 2,838 करोड़। तो जो बैलेंस अमाउंट पेड किया गया वो केवल गुडविल के उसमें पेड किया गया। ठीक है। जो माइनस इसका जो डिफरेंस अमाउंट है 2,800 करोड़ और 32 यानी 400 करोड़ जो है वो गुडविल पेड किया गया। ठीक है। Goodwill is generally considered as fictitious asset. It cannot be sold independently. It is periodical test for impairment, and if its value is used in lower than its carrying value, the difference is written off as impairment. In case of company pay amount lower than fair value of asset taken over, the difference is taken to capital reserve. अगर कोई कंपनी 2,800 करोड़ की है और उसको अगर अपन 2,600 करोड़ में खरीदते हैं, तो जो 200 करोड़ का डिफरेंस है उसको कैपिटल रिजर्व में अपन को रखना है। ठीक है। और जो
ज्यादा अमाउंट अपन पेड किए, उसको एज अ इम्पेयरमेंट राइट ऑफ करना है। ओके। इनटेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स क्या होता है? इनटेंजिबल असेट रिफर टू असेट्स दैट आर जनरली इन टर्म फॉर्म अ लीगल राइट, जैसे कॉपीराइट्स, पेटेंट, brand name are some example of intangible asset. It is important to note that self-generated asset can be shown in the balance sheet. However, internally developed software program can be recognized as asset. जैसे कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप किया गया उसको भी असेट्स में रखना है। ठीक है। देस असेट्स आर जनरली सोन एज कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड amortizations। ठीक है। Intangible assets under development. These represent intangible assets that are not ready for operation. Once they are ready, they are transferred to intangible assets. तो ऐसे assets जो कि intangible assets को represent कर रहे हैं लेकिन ऑपरेशन में अभी रेडी नहीं है, तो ऐसे को बाद में ट्रांसफर किया जाएगा intangible assets में। इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट, this represents the value of strategic investment of company that it doesn't control. These are reported under equity method, which the value of investment is measured by multiply the fair value of equity of such investee by percent of stake held. In addition, the value shown would include the initial goodwill at the time of acquisition less subsequent impairment. The line item is included only in consolidated financial statement। ठीक है। Non-current financial assets. This include investment, loan, advance, financial claim that are likely to receive in long term। ठीक है। इन्वेस्टमेंट किया है, किसी को लोन दिया है, एडवांस दिया है, फिनेंशियल क्लेम जिसको अपने को लॉन्ग टर्म में रिसीव करना है, तो नॉन करेंट फिनेंशियल एसेट्स में आते हैं। आइटम इन द नेचर ऑफ डेब्ट विच आर हेल्ड टू कलेक्ट इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर टिपिकली रिकॉग्नाइज एज amortized कॉस्ट। ठीक है। अदर असेट्स आर सोन एट देयर फेयर मार्केट वैल्यू। करंट असेट्स, करंट असेट्स में आता है इन्वेंटरीज। अब इन्वेंटरीज वर्ड से आपको बता दूं कि अभी जो ऑटो सेक्टर है इंडिया का वो बहुत चर्चा में है। 7 लाख व्हीकल्स जो है इन्वेंटरी में पड़े हुए हैं। इन्वेंटरी तो ये अभी असेट्स है हमारे लिए, लेकिन वो खराब हो जाएंगे तो वो असेट्स नहीं रहेंगे। इन्वेंट्री इंक्लूड द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स। तो ये अनसोल्ड फिनिश्ड गुड जो है, ये जो अभी कार पड़ी हुई है कंपनीज वालों के पास, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति, इनके पास जो पड़े हुए हैं इनके प्लांट्स में, वो है इन्वेंट्रीज। रॉ मटेरियल्स, अब अगर इन्वेंट्रीज है तो रॉ मटेरियल भी होगा। वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, या कुछ काम ऐसे हैं जो कंटिन्यू चल रहे हैं लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो एक तो रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस, और वर्क इन प्रोग्रेस से अनफिनिश अनसोल्ड फिनिश्ड गुड। ये तीनों को रिलेटेड है एक दूसरे से, ये याद रखिएगा। क्रूड ऑयल में भी इन्वेंटरीज होती है, लेकिन क्रूड ऑयल को कलेक्ट करना और उसको एज अ इन्वेंटरी बहुत दिनों तक रखना बहुत कॉस्टली होता है। उसकी भी इन्वेंटरीज होती है, यूएस की आती है क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज, और अच्छी आती है, प्लस में आ रहती है तो क्रूड ऑयल गिरता है, माइनस होता है या जीरो हो जाता है तो फिर क्रूड ऑयल ऊपर जाता है उसका प्राइस। करंट फाइनेंशियल असेट, दिस रिप्रेजेंट कैश, कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल एंड अदर फाइनेंशियल क्लेम दैट आर लाइकली टू रिसीव विद इन अ 1 ईयर। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में कैश, कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो 1 साल के भीतर अपने को मिलने वाला है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कैश है, बैलेंस इन करंट अकाउंट, पैसे कितने हैं, शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल से कम का जो अपन ने एफडी डिपॉजिट किया है, मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट जो भी अपन ने डॉलर या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, बैंक बैलेंस, जो
हमारे खाते में बैलेंस है, ठीक है। रिसीवेबल यानी कि जो अपन कस्टमर से रिसीव करने वाले हैं, है ना, या नहीं भी होगा रिसीव, वो उसका पता नहीं, लेकिन 1 साल के भीतर होना है। रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आर सोन एट फेयर मार्केट वैल्यू। अदर्स, एनी अदर क्लेम दैट आर लाइकली टू रिसीव विद इन अ 1 year. Other current asset represent that asset that are likely to provide benefit within the next 1 year. These include prepaid expense or any other asset which the benefit is likely to be received in a kind as good and service rather than as cash or equivalent. ठीक है। 1 साल के भीतर अपने को जो भी बेनिफिट मिलने वाला है प्लस में, वो करंट असेट्स हुआ। इक्विटीज, equity represent the residual interest in company which belong to the owner of the company. It represents the value of assets minus liability. ठीक है, असेट्स माइनस लाइबिलिटी जो होती है वो इक्विटी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। इट हैज सेवरल सब कंपोनेंट। द ब्रेकडाउन इज नॉट नेसेसरी इन सिग्निफिकेंट कंसर्न ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ मोस्ट ऑकेशन, but analysts who are concerned about company ability to distribute cash flow to the shareholder would need to observe the breakdown. अब ये चीज अपन ने पढ़ी थी, चैप्टर 5 या 6 में पढ़ा था अपन ने कि इसी को बोलते हैं बुक वैल्यू जो प्रोसेस होता है, वो वही उसी के आसपास अपन ने पढ़ी थी ना, कि जो अपने पास कैश फ्लो है कंपनी के पास, उसको शेयर होल्डर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, उसको एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट उसको एनालाइज करता है ना, तो उससे कंपनी की वैल्यू भी पता चलती है कि कितने कैश फ्लो है उनके पास। उसकी ही बात यहाँ पे की जा रही है। शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट द फेस वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। ठीक है, कितना पेड अप फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से कितना पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी के पास। शेयर प्रीमियम रिप्रेजेंट द अमाउंट रिसीव टुवर्ड पेड अप कैपिटल दैट इज ओवर एंड अबव द वैल्यू ऑफ शेयर। यानी कि 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है और उसके कितने ऊपर वो शेयर चल रहा है, तो उसकी शेयर प्रीमियम हुई। रिटेन अर्निंग रिफर टू द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अर्न बाय कंपनी that has not been distributed as dividend or set aside for any other. रिटेन अर्निंग यानी कि जो प्रॉफिट हुआ किसी भी कंपनी के पास, और जो भी बड़ी कंपनीज होती है वो अपनी अर्निंग को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, वो क्या करती है, वो अपनी अर्निंग को रिटेन करके रखती है, जिसको वो एक्सपेंशन, कंपनी को एक्सपेंड या कुछ नए प्लांट प्रोडक्ट लॉन्च में लगाती है। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट हुआ उसको डिविडेंड के तौर पे नहीं दिया उन्होंने, और सेट असाइड फॉर अदर पर्पस, तो उसको बोलेंगे रिटेन अर्निंग। जर्नल रिजर्व रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ रिटेन अर्निंग विच कंपनी हैज सेट असाइड फॉर यूटिलाइजिंग इन फ्यूचर फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। जब कंपनी के पास कोई स्पेसिफिक पर्पस आ जाता है कि भैया हम इस पर्पस के लिए इस पैसे को रखे हैं, तो वो जनरल रिजर्व में आता है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व और रिवैल्यूएशन रिजर्व represent the surplus arising of recognized asset at value above its acquisition price। ठीक है, जितने में अपन ने उसको एक्विजिशन किया था उसके ऊपर जितना भी जारी है, कोई भी कंपनी है, जैसे छोटी कंपनी को एक्विजिशन किया उसकी प्राइस और जो अभी उसकी प्राइस चल रही है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। माइनॉरिटी इंटरेस्ट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रिप्रेजेंट the share of equity of subsidiary company that belong to a third party shareholder. This line item is represent only in consolidated financial statement. अब ये कंसोलिडेट में क्यों होगी, क्योंकि सब्सिडरी कंपनीज में कितने शेयर्स हैं अपने पास, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है, रिप्रेजेंट द शेयर ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी दैट बिलोंग टू अ थर्ड पार्टी शेयर होल्डर। कितने थर्ड पार्टी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास। नॉन करेंट लाइबिलिटी, it represent obligation of company that have been fulfilled after 1 year। नॉन करेंट लाइबिलिटी को कब पूरा किया जाता है, आफ्टर 1 year, 1 साल के बाद देना है, 1 साल के भीतर नहीं देना है, लंबे समय तक दे सकती है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स क्या होता है, रिप्रेजेंट अमाउंट रिपेएबल टुवर्ड बोरोइंग इन फॉर्म ऑफ लोन और इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर बॉन्ड नोट दैट आर ड्यू बियॉन्ड 1 year। 1 साल से
लंबा है, ठीक है, इनको पेमेंट देनी है, लेकिन 1 साल का ईएमआई नहीं है इसका, 5 साल 10 साल का है। तो लोन भी हो गया, बॉन्ड्स भी इशू किए कंपनी ने, उसमें इंटरेस्ट पेड करना है, नोट्स डिबेंचर्स, तो इसके बारे में लॉन्ग टर्म डेब्ट है। सच पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इज शोन सेपरेटली एट करंट पोजीशन ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। इन द exhibit shown above, Bharti Airtel reported 872.4 billion as long-term debt. It also include another 71.73 billion at current portion of long-term debt, which classified as current liability. Further, accrued interest is shown separately. More detail about company including in the note to account. तो यहाँ पे दिया है current proportions, ठीक है। ये है लॉन्ग टर्म डेप्ट है अपना 872.45, तो यहाँ पे दिया होगा सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, और कहाँ गया, कितना दिया है यहाँ पे 872.45, ये यहाँ पे दिया है। इंटरेस्ट एक्योर्ड बट नॉट ड्यू, ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म A+B करके दिया गया, ठीक है, 872.45, जिसमें 71 क्या है, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसका इस साल, जैसे अपन ने 4 साल का कोई बॉन्ड कंपनी ने इशू किया था और उसकी मेच्योरिटी इस साल है, तो उसका भी तो इंटरेस्ट और उसका भी तो पैसा देना होगा ना, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट्स का मतलब है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। Lease liability. Whenever a company sign a lease on any asset for period that more than 1 year, the company has to recognize a lease liability. This represents the fair value of lease minus the amount repaid. In case it is not possible to determine fair value of the lease, the company can calculate the same as present value of lease payment payable. अब कोई भी कंपनी कोई जगह को लीज पे ले रही है, तो उसके बारे में यहाँ बात किया गया है, ठीक है, लेकिन उसका पेमेंट क्या मिलेगा अपने को साल भर के बाद। ठीक है, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए लेता है कोई, 1 साल के लिए तो लीज लेता नहीं है जमीन प्रॉपर्टी। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, द अमाउंट shown on the liability sides represent mark to market losses arising on account of derivative contract। डेरिवेटिव ने फ्यूचर ऑप्शन जो लेके कंपनीज रखती है, या डेप्ट यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी अगर उन्होंने खरीदा है तो उसमें भी हैजिंग करके जो रखती है, हैज करके रखते हैं, तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ कोई डेरिवेटिव ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं हो रहा है कि कंपनी उन पैसों से डेरिवेटिव ट्रेडिंग की है ना, ये अपना लॉस को हैज जो करते हैं ना, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। Other long-term financial liability represent any other obligation that has to paid in monetary term beyond a 1 year, one a beyond a period of 1 year। 1 साल से ज्यादा की जो भी लाइबिलिटीज है अदर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में आएगी। डिफर रेवेन्यू, it represents the value of future obligation to provide toward a revenue transaction that has already happened। For instance, a customer buy a 6 month prepaid pack for 1200, ठीक है, 1200 रुपया में बाय किया 6 महीने की, हैज अनदर 5 month वैलिडिटी लेफ्ट, तो उसके पास और 5 महीने की वैलिडिटी बची है। द कंपनी शुड रिकॉग्नाइज 200 एज रेवेन्यू ऑफ द फर्स्ट मंथ एंड नीड टू शो 1000 तो एज डिफर रेवेन्यू, ठीक है। तो डिफर रेवेन्यू का क्या मतलब है कि अगर एक इसमें एग्जांपल दिया है कि अगर हमने 6 महीने की पैक एक रिचार्ज कराया मोबाइल में, तो अपने को 1 महीने का कितना लगा 200 रुपया, तो 200 रुपया के अलावा जो 5 महीने का जो कॉस्ट बचा 1000 रुपए, वो अपना डिफर रेवेन्यू में आया। डिफर रेवेन्यू टुवर्ड ऑब्लिगेशन दैट नीड टू बी परफॉर्म आफ्टर 1 year इज क्लासिफाइड एज नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब ये जो डिफर रेवेन्यूज है, अगर ये 1 साल से ऊपर के लिए होता है तो नॉन करेंट लाइबिलिटी में आता है, ठीक है। अगर ये डिफर रेवेन्यू साल भर के भीतर देना है तो करंट लाइबिलिटी में आता है, इसको याद रखिएगा, बहुत
आता है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। प्रोविजन, प्रोविजन बैंक्स करती है, आपको पता होगा, इसके बारे में भी बता देता हूं। Provision represent amount set aside for liability which is yet to be fulfilled quantified. Unlike reserve which are set aside for unknown purpose, provision are amounts set aside to meet a specific obligations. However, company may not be able to fulfill quantify it. The most common example is provision for retirement benefit obligation payable to their employee at the time of their retirement. Other example include provision toward warrant obligation, provision toward legal liability that is yet to be adjudicated. Provisions toward obligation that have to be met beyond 1 year are included under non-current liabilities. तो जो भी provisions है, अगर 1 साल के ऊपर के लिए है तो वो नॉन करेंट्स में आएंगे, और 1 साल के अंदर देना है तो वो करेंट्स में आएंगे। ठीक है, उतने पैसे कंपनी अलग से रखती है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जो प्रॉफिट होता है ना कंपनी का, उसमें से कुछ रखती है। आपने प्रोविजन वर्ड्स मैक्सिमम सुना होगा बैंक के लिए। बैंक हमेशा अपने प्रॉफिट के कुछ, जो बहुत सारे जो पैसे रहते हैं उसको प्रोविजन में रखती है कि जो जिससे वो लोन को राइट ऑफ करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे जो प्रोविजन की बात हो रही है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कोई रिटायर हो रहा है तो उनको पैसे देने, तो उतना जो स्पेसिफिक अमाउंट है अपन ने एज अ प्रोविजन रख लिया, और जब वो रिटायर हुए तो उनको दे दिया। यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल से बताया गया है। करंट लाइबिलिटीज, इट रिप्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी जो कि 1 साल के भीतर फुलफिल करना है। पेएबल, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट पेएबल टू सप्लायर ऑफ गुड एंड सर्विस, जिसने गुड्स और सर्विस कंपनी को दिया है। ठीक है, सप्लायर है तो उसको तो विथ इन अ 1 ईयर देना है, क्वार्टरली देना है, 6 मंथली देना है। शॉर्ट टर्म डेट, जो 1 साल से कम के लिए कंपनी ने उधार लिया है वो शॉर्ट टर्म डेट आएंगे, तो उसको भी 1 साल में उसको कंप्लीट करना रहता है। लेकिन कई बार कंपनी इसको रोल ओवर और रीफाइनेंस भी कर लेती है। ठीक है। सम ऑफ अदर करंट लाइबिलिटीज आर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग: शॉर्ट टर्म प्रोविजन, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म liability, defer revenue, advance from customer, unpaid expense and expense accrued but not due। ठीक है, इतनी सारी चीजें करंट लाइबिलिटीज में आती है। जैसे अनपेड, जो जो कोई कोई गया, कोई कोई कंपनी का अधिकारी एक जगह से दूसरी जगह गया तो उसके भी एक्सपेंसेस है, कंपनी के अपने एक्सपेंसेस है, तो वो सब चीजें हैं। कस्टमर से जो एडवांस लिए हैं उसको, डिफर रेवेन्यू, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये सब चीजें आती है ना। तो यहां तक क्लियर हुआ सर? एनी डाउट?